हाय वेलकम इन विजन लोग। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। तो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है पार्ट 18 के अंदर। हम इसको देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन क्या होते हैं, कैसे इमरजेंसी प्रोविजन काम करते हैं, कौन कौन से हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 18 में मेंशन है और ये आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब इमरजेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है अबनॉर्मल सिचुएशन में। अबनॉर्मल सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इनेबल इमरजेंसी। अब इसके पीछे मोटो आता है टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की या इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए अगर इस टाइप से कोई अबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इमरजेंसी का प्रोविज़न, ताकि इमरजेंसी लगाई जा सकती है और सारी जो पावर है, वो सेंटर अपने अकॉर्डिंग गवर्न कर सकता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 टाइप की इमरजेंसी मेंशन है। 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन आती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारी इंक्लूड है 352, आर्टिकल 352। अगला आता है हमारा प्रेसिडेंशियल रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं इसको। ये हमारा आता है हमारा 356 में। अगली हमारी आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल। ये हमारा आता है आर्टिकल 360। तो इसको वन बाय हम देखेंगे इमरजेंसी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का ऑलरेडी मेरा दूसरा वीडियो है, आप उसको दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंशियल रूल। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे हमने बोला कि स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इस वजह से बोलते हैं इसको कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जब खतरे में होता है, मतलब बोला जाता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ नहीं हो रहा, तब इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। ठीक है? मतलब प्रेसिडेंट इम्पोज़ कर सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 355 इम्पोज़ करता है ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि कोई भी सरकार है, आर्टिकल 355 के थ्रू ये मेंशन किया गया है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब 56 है हमारा, ये 56 है। 350 के 6 के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है, वो अधिकार है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पोज़ किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंस रूल जो प्रोक्लेम होता है अंडर आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंस रूल हमारा लगता है, और इसके लगने के 2 अलग-अलग रीज़न आते हैं। 2 ग्राउंड आते हैं, जिन ग्राउंड के बेस पे जो है प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है प्रेसिडेंस रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है? उन दोनों ग्राउंड को देखेंगे। तो पहला ग्राउंड आता है प्रेसिडेंट इश्यू ए प्रोक्लेमेशन इफ ही इज़ सैटिस्फाइड दैट सिचुएशन as arise in which government of state cannot carried out in the according with provision of constitution। जब उस प्रेसिडेंट को दिखाई देता है, ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो अब सेटिस्फाई कैसे होगा, उसे गवर्नर रिपोर्ट देगा। अब गवर्नर रिपोर्ट दे भी सकता है या वो अपने अकॉर्डिंग भी रिपोर्ट फाइंड कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे लगता है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब उसको वायलेट कर रहा है, तब आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगली चीज़ आती है स्टेट फेल टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर। अगर स्टेट को इस अगर सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है, कुछ बताता है और स्टेट उसको कंप्लाई करने में, अप्लाई करने में फेल हो जाता है, तब भी प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है। लेकिन ये इमरजेंसी से थोड़ा-सा हट के एक आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 365, उसमें मेंशन है। ठीक, उसमें मेंशन है कि अगर स्टेट फेल हो जाता है, जो इस सेंटर ने उसको डायरेक्शन दी हैं, उनको अप्लाई करने में, तब भी हमारा क्या है, प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे हमारे एक सेंटर होता है, ठीक है? अब सेंटर जैसे हमारी इन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और इसके उसमें
कुछ स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट जैसे 20 स्टेट हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब सेंटर के रूल अलग हैं, स्टेट के रूल अलग हैं, लेकिन स्टेट को सेंटर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अलग है, यहाँ पर गवर्नमेंट तो सेंटर को इस राष्ट्रपति शासन ये 356 के अकॉर्डिंग पावर मिली हुई है कि ये जो है सेंटर जो है, यहाँ पर इस प्रेसिडेंट रूल लास लगा सकता है, अगर स्टेट फेल हो जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है। और इंडिया में काफ़ी हद तक देखा गया है कि यहाँ पर सेंटर में गवर्नमेंट अलग पार्टी की होती है, स्टेट में अलग पार्टी की होती है। तो उस बिहाफ़ पर भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि इस सेंटर स्टेट के अंदर इस आर्टिकल 356 या 365 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन वहाँ की सरकार को गिरा देता है और गिराने के बाद में क्या है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है? तो ये प्रोविज़न काफ़ी इंडिया में देखे हैं, इसका जो है मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो ऐसे नहीं प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर हो गया और अप्रूव हो गया। तो प्रेसिडेंट रूल को क्या होगा प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद में हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सिंपल मेजॉरिटी से 2 महीने के अंदर जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उसके 2 महीने के अंदर क्या होगा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से उसको अप्रूव कराना होता है। तभी वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो रहता है, तभी प्रेसिडेंट रूल वो काम करता है, अदरवाइज़ वो क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन आती है कि मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों के अंदर पास होना होगा। लेकिन 2 महीने होने से पहले ही लोकसभा हमारी डिसॉल्व हो जाती है, लोकसभा हमारी भंग हो जाती है। तब क्या होगा? तब उसको राज्यसभा उसको जो अप्रूवल है उसको पास कर देगा और जब भी नई लोकसभा आएगी मतलब न्यू लोकसभा जब भी इलेक्ट होके आएगी, ठीक है? तब उसको विदिन 30 डे मतलब पहली सिटिंग से 30 डे के अंदर, ठीक है? उसको क्या है इस प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करना होगा। अगली चीज़ आती है अप्रूव बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव हो गया, उस अप्रूव होने के बाद में प्रेसिडेंट रूल जो है 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकता है और 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा। अगर दोबारा लगाना है तो 6 महीने बाद दोबारा फिर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है? अगर 3 बार लगाना है तो दोबारा फिर तीसरी बार फिर अप्रूव कराना पड़ेगा। इस टाइप से नंबर ऑफ टाइम अप्रूव कराया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, लेकिन मैक्सिमम उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। ठीक है? मतलब 6 बार की अगर माने तो मतलब 6 टाइम उसको अप्रूव किया जा सकता है, 7वीं बार उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से पता चलता है कि यहाँ पर 3 साल इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड आता है। लेकिन एक बार पंजाब में इमरजेंसी इस प्रेसिडेंट रूल को ज़्यादा एक्सटेंड करने का टाइम आया था, उसके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न करना पड़ा था, ताकि हम पंजाब के अंदर 3 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लगा सके थे उस बिहाफ़ पर। अब 1978 में 1978 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर कुछ प्रोविज़न किए गए प्रेसिडेंट रूल को लेकर, तो उसमें बताया गया कि अगर जो है हम 1 साल तक 1 ईयर के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल से अगर ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है? अगर 1 साल से ज़्यादा हम 6 महीने बढ़ाने हैं या फिर ज़्यादा बढ़ाने हैं एक टाइम में, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहली कंडीशन है या तो नेशनल इमरजेंसी हमारी पिक्चर में हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो या तो उस स्टेट पर या होल ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, कंप्लीट इंडिया के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब उसको हम 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन उसमें बताई गई कि अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर देता है कि हम यहाँ पर ठीक है उसके जनरल इलेक्शन नहीं करा सकते लेजिस्लेटिव असेंबली के, तब क्या होगा इस कंडीशन में 1 साल से ज़्यादा उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये दोनों रूल लाए गए थे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ताकि जो है गलत तरीके से बार-बार प्रेसिडेंट रूल ना लगाना पड़ा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हटा ना सके। तो इसके ऊपर में काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस गए और अलग-अलग टाइप में भी इसमें केस गए हैं। तो इसमें उन चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। अब जब एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो लगने के बाद में क्या होगा प्रेसिडेंट उसमें पूरी पावर ले लेता है उसकी। लेजिस्लेटिव असेंबली की या फिर जो गवर्नमेंट की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। प्रेसिडेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर आ जाती है। अब इसमें स्टेट के अंदर कोई भी अगर नियम बनाना है, कोई भी लॉ पास करना है, तो उसको संसद ही लॉ पास करती है और कंप्लीटली उसी का रूल चलता है। ठीक है? तो इस टाइप से हमारे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है और प्रेसिडेंट रूल के अंदर एक हमारा जब ये प्रॉब्लम आई कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है वो जो उसकी पार्टी के नहीं होते हुए स्टेट उनको क्या है भंग कर देती है, उनको प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। तो इस प्रॉब्लम में काफ़ी कोर्ट में भी केस गए।
इन कोर्ट में केस जाने की वजह से ही एक इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पर एक 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1975 में। इसमें बोला गया कि जो ये प्रेसिडेंट रूल है, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, नो जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। लेकिन बाद में फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 44, ठीक है। और इसमें बोल दिया गया है जुडिशियल रिव्यू अलाउ, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस टाइप से एक केस आता है, फिर जब बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कि कॉन्स्टिट्यूशन के का पालन नहीं हो रहा है सही से, तो इस बिहाफ़ पर क्या है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था। उस बिहाफ़ पर एक रूल आता है, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसका नाम था बोमई केस। बोमई केस के अंदर बोला गया, बोमई केस 1994, तो इस केस में बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, ठीक है? तो उसके लिए कंडीशन तय कर दी गई है। मतलब कुछ भी आप कंडीशन के लगा सकते हैं, ऐसे नहीं किसी भी आप कंडीशन के थ्रू लगा दिए, ठीक है? तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आ सकता है। तो 1994 के थ्रू उसको डायरेक्शन दी गई, ठीक है? कि इन-इन केस के अंदर या इन बिहाफ़ के अंदर हम क्या है सुप्रीम कोर्ट उसको वॉच करेगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अंदर की जो सेंट्रल को गाइडलाइन थी कि जो प्रॉपर ही उसका यूज़ किया जाएगा, मतलब प्रॉपर यूज़ होगा प्रेसिडेंट रूल का, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया आपने। और अगली चीज़ एक केस आया था, मतलब एक कमीशन बना था 1998 में, सरकारीय कमीशन, उसके अकॉर्डिंग बोला गया सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाना है, वो जब ही लगाया जाए जब हमारी दिखाई दे कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है और स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर सकती। तो ये आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल का। अगला हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पर भी क्या है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम ये फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकता है प्रेसिडेंट। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आता है आर्टिकल 360 के अंदर। आर्टिकल 360 के अंदर बोला गया है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर उसे लगता है कि सिचुएशन अराइज ड्यू टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी थ्रेटन। ये ऐसी कंडीशन हो चुकी है, मतलब खतरे वाली सिचुएशन हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है जो नेशन की या फिर जो पार्ट ऑफ स्टेट की, तो उस केस में प्रेसिडेंट उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव कर सकता है, लगा सकता प्रोक्लेम करा सकता है। जैसे ही प्रोक्लेम होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो वो क्या होगी 2 महीने के अंदर उसे क्या होगा सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर लोकसभा हमारी डिसॉल्व है, लोकसभा हमारी नहीं है, तब हमारा जो राज्यसभा है वो उसको अप्रूव कर देगी, ठीक है? लेकिन जैसे ही हमारी लोकसभा दोबारा चुनी जाती है, दोबारा पिक्चर में आती है, तो उसके विदिन 30 डे लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग के 30 डे के अंदर ही उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। और एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव हो गई, ठीक है, दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है? तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक बार लगा दिया तो उसमें बार-बार उसको अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलती रहेगी, ठीक है? विदाउट फर्दर अप्रूवल, कोई बाद में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव फाइनेंस इमरजेंसी विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जब चाहे फाइनेंस इमरजेंसी को हटा सकते हैं। और फाइनेंस इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है? फाइनेंस इमरजेंसी का इफेक्ट होता है सेंटर एक्वायर फुल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल मैटर। स्टेट के जो फाइनेंशियल मैटर मतलब स्टेट को कहाँ कितना खर्च करना है, किस योजना पे कितना खर्च करना है, कैसे अपना बजट लाना है, उस पे सेंटर उसको पूरी चीज़ तरह से वॉच करता है। अगली चीज़ रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंस वगैरह किसी भी क्लास के पर्सन के, मतलब कोई भी पर्सन है स्टेट का एम्प्लॉयी हो उसके सैलरी अलाउंस वगैरह को रिड्यूस किया जा सकता है। अगली चीज़ जो स्टेट के जो मनी बिल होते हैं उसको रिजर्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो प्रेसिडेंट उसमें अपनी कंसिडरेशन देगा तभी वो चीज़ क्या होगी स्टेट का लेजिस्लेचर को पास कर सकता है। अगली चीज़ आती है पार्लियामेंट इशू डायरेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ सैलरी। पार्लियामेंट जो उसे प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो सैलरी है, अलाउंस हैं, ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हों या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हों, उनकी सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं या उस पे अलाउंस को रिड्यूस करने का जो है डायरेक्शन जो है प्रेसिडेंट दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है इसको प्रोक्लेम करने की या फिर इसको अप्लाई कराने की। ये थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।